हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं मनु के चिंतन में परराष्ट्र संबंध या जो अंतर्राष्ट्र अंतर्राज्य जो संबंध है उसके बारे में मनु क्या कहते हैं। उनके चिंतन में कौन सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनमें एक राष्ट्र को या एक राज्य को दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके लिए चाहे वो मनु हो या कौटिल्य या शुक्र, इनकी जो अध्ययन की शैली है, विचार की शैली है, वो लगभग एक जैसी है। वही मंडल सिद्धांत की बात मनु भी करते हैं, कौटिल्य भी करते हैं। ये अलग बात है कि कौटिल्य के चिंतन में मंडल सिद्धांत अधिक स्पष्टता से उभरता है। उसी तरह राज्य के सप्तांग सिद्धांत, षड्गुण नीति और जो चार उपाय, ये सब गुप्तचर व्यवस्था, ये लगभग तीनों विचारक करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने किसी विचार को कुछ ज़्यादा स्पष्टता से निरूपित किया है, किसी ने उसको कुछ सतही तौर पर कहा है। इसीलिए हम हर जब विचारक पढ़ेंगे तो फिर उसके बारे में उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, आज की भाषा में बात की जाए तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मनु के चिंतन में परराष्ट्र संबंध, चाहे आज का युग हो, चाहे प्राचीन समय की बात हो, हर राज्य के भीतर ये अभिलाषा होती थी कि वो अपने आप को अधिक से अधिक शक्तिशाली करे। और उस ज़माने में तो राज्य का शक्तिशाली होना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि उस समय न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती थी, न कोई समझौते होते थे, न कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते थे, और न ही कोई मीडिया होता था, न ही कोई गैर सरकारी संगठन होते थे जो किसी भी राष्ट्र के मनमाने व्यवहार पर अंकुश लगाएं या जनमत बनाएं। उस समय तो शक्तिशाली राजा है, उससे दूसरे राजाओं को, दूसरे शासकों को, दूसरे जो राज्यों को एक डर के माहौल में ही रहना पड़ता था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो शक्ति की जो राजनीति है या जो शक्तिशाली का हित ही जो न्याय है, ये विचार उस दौर में कहीं अधिक प्रभावी था आज के दौर की बजाय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो संरचना उस समय की ऐसी नहीं थी। हर राज्य को अपने स्तर पर अपनी जो सुरक्षा तय करनी होती थी और कोई राज्य किसी की गारंटी नहीं लेता था। तो मनु ने परराष्ट्र संबंधों के लिए दो तरह की रूपरेखा दी है। एक तो नीतिगत जो रास्ता बताया है और एक संस्थागत रास्ता। संस्थागत रास्ते का मतलब है कि हम कुछ संस्थाएं बनाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप करते हैं और उनके ज़रिए हम अपने जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय संबंध हैं उनको बेहतर करते हैं। नीतिगत उपाय का अभिप्राय है कि हम कुछ पॉलिसी फॉलो करते हैं दूसरे देशों के मामले में। वो गुप्त भी हो सकती हैं, वो खुले तौर पे भी हो सकती हैं। तो एक जो राष्ट्र है, आज के दौर में हो चाहे उस समय की बात हो, दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो इन्हीं तरह के उपायों को अपनाता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि नीतिगत उपाय क्या है। तो नीतिगत उपाय में एक तो है षड्गुण नीति की बात की है। षड्गुण नीति में उन्होंने जो 6 नीतियाँ बताई हैं तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो है कि संधि। तो संधि से अभिप्राय है कि जो भी राज्य दुनिया में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरे देशों से अपनी मित्रतापूर्ण व्यवहार करे और उनसे संधि स्थापित करे, समझौता करे, द्विपक्षीय जो संबंध है उसको बेहतर करे और
उनके पास जो मदद मिल सकती है वो लेनी चाहिए, अपनी ओर से मदद देनी चाहिए, तो ये संधि हो जाती है। फिर है विग्रह। विग्रह का मतलब, जैसे ये अलग अलग जो प्राचीन विचारक हैं उन्होंने अपनी परिभाषाओं में थोड़ा अंतर आपको मिल सकता है, लेकिन मनु के चिंतन में विग्रह से मतलब है कि किसी के यहाँ जो अंतर्कलह पैदा कर देना। जब राष्ट्र अंदरूनी जो ताकतों से सामना करता है तो वो कमज़ोर होता है, तो आपका अगर बगल का राष्ट्र मजबूत हो रहा है या आप उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, तो आप उसे जो विग्रह में डाल सकते हैं। इसके लिए जो गुप्तचर हैं या और वहाँ की जो सत्ता विरोधी शक्तियाँ हैं, तो उनको एक राष्ट्र अपने नियंत्रण में लेता है, प्रभाव में लेता है और एक अंतर्कलह पैदा करता है। फिर है एक यान है जो षड्गुण नीति में। यान का मतलब है जैसे दल बल के साथ, सेना के साथ किसी पे चढ़ाई कर देना, यानी क्या दूसरे राज्य को अपने नियंत्रण में लेने के लिए या अपना विस्तार करने के लिए सेना के साथ किसी पर जो चढ़ाई कर देना है वो यान कहलाता है। अब ये अलग बात है कि वो कितना सही होता है, क्योंकि युद्ध कई बार दाव इसका उल्टा भी पड़ जाता है। फिर इसमें इन्होंने बताया है जो षड्गुण नीति में संधि विग्रह यान के बाद आसन है। आसन का मतलब है कि आप एक तरह से ये कहें कि शांत होकर बैठ जाना, या जैसे बगुला होता है ना कि वो जैसे जो तालाब या सरोवर में एक ऐसे शांति से खड़ा दिखता है लोगों को, तो और यूं ही उसे अपने पैर के आसपास हलचल लगती है कि अब कोई मछली है वो दाव में है, तो वो तुरंत उसको ले आता है नीचे से खींच के। तो उसी तरह ये माना जाता है कि किसी भी राष्ट्र को अगर ऐसा लगता है कि उसके अगल बगल का जो माहौल है वो उसके अनुकूल नहीं है और वो खुद बहुत अभी शक्तिशाली नहीं है, तो इसलिए उसे मतलब एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदासीन व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हकीकत में उसे अपनी जो शक्ति है उसकी वृद्धि की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो जो अपनी विरोधी जो शक्तियां हैं उनको जवाब दे सके। तो ये आसन का मतलब है जब तक आप काबिल ना हो जाएं, शक्ति संपन्न ना हो जाएं, तब तक आप एक तरह की दूरी बनाए रखें, एक अकेलेपन में चले जाएं। जिस तरह जैसे अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वार से पहले मतलब एक अलग दुनिया में चला गया था, दुनिया में क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है उनको बहुत ज़्यादा इनसे लेना देना नहीं था, तटस्थ हो जाने की स्थिति सी है ये। हालांकि मैं इस शब्द को बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो उसका भाव है वो मैंने बताने की कोशिश की है। फिर है संश्रय या आश्रय लेना है। तो उसमें ये रहता है कि जब आपको लगे कि आपके बगल का राजा बहुत शक्तिशाली है, तो आप किसी दूसरे राजा के यहाँ आश्रय ले लें, शरण में चले जाएं उनकी में, अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपने राज्य के संरक्षण के लिए। फिर है द्विधि भाव। द्विधि भाव को भी अलग अलग जो विचारक हैं प्राचीन भारतीय चिंतन में उन्होंने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है, लेकिन मनु का जो द्विधि भाव का विचार है वो सेना को दो भागों में बांटने का है, कि सेना का एक भाग सेनापति के नियंत्रण में होगा और वो शत्रु से मुकाबला करेगा, और दूसरा भाग राजा के नियंत्रण में होगा जो अपने दुर्ग की रक्षा करेगा। तो परराष्ट्र संबंधों को या दुनिया में की जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए मनु ने जो नीतिगत उपाय बताए हैं उसमें एक जो उपाय है षड्गुण नीति, जिसमें हमने ये 6 नीतियाँ बताई हैं उस पर बात की है। फिर वो 4 उपाय भी बताते हैं, जैसे साम, दाम, भेद और दंड जिसे कहते हैं। तो साम का मतलब है कि मतलब अपने अच्छे व्यवहार से या अपनी कूटनीतिक से या अपनी वाक पटुता से दूसरे राष्ट्रों को अपने प्रभाव में लाना और अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उनके अनुरूप उनके व्यवहार को मोड़ लेना, तो ये एक साम के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको बहुत तवज्जो दी जाती है, क्योंकि
ये सबसे सही रास्ता होता है। युद्ध वगैरह ये हैं, ये जोखिम के हैं। अगर आप दाम यानी कि अगर पैसा देकर किसी से व्यवहार को मोड़ते हैं तो उसमें भी आपका खर्चा लगता है। वाणी, मधुर वाणी से, वाक्पटुता से अगर आप किसी को प्रभावित करके और अपने हित सिद्ध कर जाते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी जो काबिलियत है वो बहुत गहरी है, कि आपने सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा हासिल करते हैं। तो ये साम के अंतर्गत आता है। दाम का जैसे मैंने बताया है कि जो भी आप आर्थिक लाभ किसी को देते हैं, बड़ी महाशक्तियाँ जैसे आज चाइना है, वो पाकिस्तान, श्रीलंका या और जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनमें उनको आर्थिक मदद करता है और फिर वहाँ धीरे धीरे अपने हितों की सिद्धि करता है। तो ये हमेशा से चलता आया है। भूमि दे देना उसे, या आजकल जैसे कोई बंदरगाह के ऊपर उसको मदद कर देना, या किसी का सैनिक अड्डा बनवा देना, या दूसरे एंगल से आर्थिक सहायता ले लेना, तो ये दाम के अंतर्गत आता है। भेद का मतलब है कि किसी भी राष्ट्र के भीतर जो अंतर्कलह कहें या गृह युद्ध को प्रोत्साहित कर देना, भीतर देश के भीतर जो ऐसी शक्तियां हैं जो सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति से खुश नहीं हैं, या किसी भी राज्य का एक हिस्सा है जो अलगाव की मांग करता है, तो उसे भड़का देना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा बहुत होता है। जैसे पाकिस्तान है, वो भारत में कश्मीर में अलगाववाद को प्रोत्साहन देता है। उसी तरह एक दौर में पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको भी प्रमोट करता था पाकिस्तान। और पाकिस्तान भारत पर भी आरोप लगाता है कि वो बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करता है। तो ऐसे मामले सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही नहीं हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे मिलेंगे। जहाँ तक दंड की बात है, दंड का मामला है, जब बात आती है तो सीधा फिर किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति को हम जैसे दंड के रूप में है कि उसे दंडित करने के लिए निकल पड़ना है। तो ये उपाय हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो ये जो 4 उपायों की बात हमने की है। फिर इसमें एक है कि हाँ, जिस पे हमने बात नहीं की, मंडल जो सिद्धांत की बात है। तो मंडल जो हमने बताया था कि एक समूह होता है राज्यों का, जो राजनीतिक चिंतक रहे हैं प्राचीन भारतीय, तो उन्होंने 12 राज्यों के एक समूह की बात की है और उनमें आपस में राष्ट्रों की क्या स्थिति होती है उसके लिए एक पूर्वानुमान रहता है। पूर्वानुमान इस रूप में रहता है कि आमतौर पर जो हो किसी भी जो राष्ट्र के या राज्य के साथ जो सटा हुआ राज्य होता है तो उसके साथ किसी न किसी मामलों पर विवाद होता है, तो वो आमतौर पर जो शत्रु की स्थिति में होता है। लेकिन शत्रु से आगे का जो राष्ट्र होता है जिससे शत्रु की सीमा लगती है वो मित्र हो जाता है। क्यों मित्र है? क्योंकि वो जो हमारे पड़ोस में जो राष्ट्र है और वो उससे अगले वाले का भी पड़ोसी है, तो फिर जो मित्र हो जाते हैं, और शत्रु का जो मित्र है या शत्रु है तो वो हमारा मित्र हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने एक समूह बनाया है 12 राज्यों का। तो उसमें कुछ उदासीन भी होते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता, कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है, लेकिन ईरान हमारा मित्र राष्ट्र हो जाता है क्योंकि उसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, और पाकिस्तान के साथ भी उसके अपने विवाद हैं, चाहे वो सीमा को लेकर हो, चाहे वो शिया सुन्नी को लेकर विवाद हों। तो फिर हम ईरान के करीब चले जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो डुरंड रेखा है उसको लेके भी जो विवाद हैं, इसलिए हम अफ़गानिस्तान के करीब चले जाते हैं। तो इसी तरह से जो एक मंडल सिद्धांत की यहाँ बात की कही गई है, तो इसमें कुछ उदासीन राष्ट्र भी होते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना ही ना, तो हमारे मित्र हैं ना वो शत्रु हैं। कुछ मध्यम राष्ट्र होते हैं जिसे बफर स्टेट कहते हैं, जैसे नेपाल वगैरह हैं। तो ऐसा भी ज़रूरी भी नहीं है कि हर राष्ट्र जो हमारे बगल में लगता है वो शत्रु ही हो। कुछ तो ज़रूरी नहीं है कि जो मंडल सिद्धांत दिया है उसे हर जगह फिट ही घोषित किया जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और परराष्ट्र संबंधों में इस तरह की कुछ बातों में आपको सच्चाई भी मिलेगी। और आज का जो दौर है वो बहुत तीव्र संचार और यातायात का दौर है, इसलिए आज मंडल सिद्धांत की बहुत सी बातें आपको प्रयोग में आती हुई दिखेंगे भी नहीं। तो ये तो इनके नीतिगत उपाय थे, मंडल सिद्धांत है, षड्गुण नीति है, और जो 4 उपाय हैं वो। फिर जो ये संस्थागत जो उपाय बताते हैं तो उसमें भी 2 तरह के
उपाय बताते हैं। एक तो गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं, एक जो दूत की व्यवस्था, दूतावास जो होते हैं। तो दूतावास का मतलब होता है कि हर राज्य दूसरे राज्य में यहाँ अपना दूत भेजता है, वहाँ रहते हैं। जैसे आज के दौर में हम बात करें तो जिन जिन देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं, तो उन सभी के देशों के जो दूतावास हैं वो भारत में है, दिल्ली में है। तो वहाँ उनके दूत रहते हैं। तो उसमें मामला ये आता है कि जैसे राष्ट्रों के मध्य आपसी संबंध खराब होने से पहले दूत के जरिए हम एक संवाद कायम कर लेते हैं और हालात से निपट सकते हैं। जैसे माना कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या कोई ऐसी खबरें आ रही हैं, तो फिर हमारे यहाँ जो सरकार है वो जो ऑस्ट्रेलिया का राजदूत है तो उसको तुरंत तलब करती है, जो उच्चायुक्त है, कि भाई ये क्या मामला है, अपनी सरकार से बात करो और हमें ये बताओ किस दिशा में आप निपटने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के साथ हमारे यहाँ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या कोई हितों को नुकसान हो रहा है या किसी तरह की जो प्रतिक्रिया उभर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीय जो राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, उनको तलब कर लिया जाएगा। तो ये जो राजदूत हैं ये हालात को बिगड़ने से रोकते हैं और राष्ट्रों के मध्य जो आपसी संबंध हैं और जो संवाद है उनको बेहतर बनाने में काम देते हैं। तो ये जो दूत की व्यवस्था है या दूतावास की जो विचार है, ये प्राचीन भारतीय राजनीति में भी इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है परराष्ट्र संबंधों में, और उससे पहले भी ये विचार हमेशा से ज़रूरत समझी गई है इसकी। फिर गुप्तचर की बात है, तो गुप्तचर व्यवस्था में आमतौर पर कोई भी राष्ट्र ये स्वीकार नहीं करता है कि वो मतलब कहाँ कहाँ अपने जासूस भेजता है, लेकिन दुनिया में हर राष्ट्र की अपनी गुप्तचर व्यवस्था है। जैसे भारत में रो है आज की तारीख में, पाकिस्तान में ISI है, अमेरिका में CIA है, ऐसे और भी दुनिया के देशों में गुप्तचर संस्थाएं हैं। तो अब गुप्तचर संस्थाओं का एक काम तो जैसे सही रूप में अगर हम देखा जाए तब तो ये है कि वो ख़ास तौर पे जो शत्रु राष्ट्र हैं उनके वहाँ जो ये जासूस हैं, गुप्तचर हैं, ये इस बात का पता लगाएं कि शत्रु राष्ट्र हमारे राष्ट्र के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ तक तो गुप्तचर व्यवस्था है वो कुछ हद तक तार्किक नज़र आती है, लेकिन दिक्कत वहाँ हो जाती है जब गुप्तचर व्यवस्था शत्रु राष्ट्र की व्यवस्था को गड़बड़ाने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र रचने लग जाती है। तो अमेरिकी एजेंसी CIA वगैरह इन पे आरोप लगते रहे हैं। तो मनु का जो रुख है वो जो समर्थन इसी रूप में है कि भाई गुप्तचर हैं वो अगर अपने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने में मदद करते हैं वहाँ तक तो ठीक है। तो ये मनु के चिंतन में परराष्ट्र संबंध का जो विचार है उस पर हमने बात की है। तो परीक्षा में अलग अलग भी पूछ लेते हैं कि षड्गुण नीति क्या है, या गुप्तचर व्यवस्था के बारे में मनु का क्या विचार है, या दूत की जो व्यवस्था है उस पर क्या कहना है। तो ये इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आज का वीडियो है और हम कल किसी नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।